हेलो पीपल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है? बढ़िया। ओके। चलो 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 चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन क्या करते हैं ना, कि समझते हैं कि हमें आज क्या करना है। पहली बात तो अभी अपन कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में काफी कुछ कंप्लीट किया था, है ना? काफी कुछ कंप्लीट किया था। अच्छा, पहली बात तो ये चैप्टर नंबर 4 नहीं है। ये क्या है? ये चैप्टर नंबर 3 है ना? और मैंने इसको गलत लिखा हुआ है। मुझे लगा कि मैं 3 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, तो उसको मैं चैप्टर नंबर 4 कर देती हूँ। एक सेकेंड। पहले तो मैं इसको 3 कर देती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब होगा ना ये 3। चलो, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3। और ये भी चैप्टर नंबर 3 है। इसका भी नाम चेंज कर दूंगी मैं, डोंट वरी। चलो, ओके। तो अपन ने ना लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट किया था, देख लेते जाके नोट्स पे कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट किया था। हमने कॉन्ट्रैक्ट फ्लो ऑफ चैप्टर में अपन ने मीनिंग एंड नेचर कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ लिया था। असेंशियल एलिमेंट्स जो दो थे वो पढ़ लिए थे। सेक्शन 10 के 12 एलिमेंट्स पढ़े थे। ऑफर, एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सब पढ़ लिया है हमने, ठीक है? यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड कर देती हूँ, ठीक है? वो एक और चीज ये है, एक सेकेंड। एक और चीज ये है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अलग से। हाँ, अग्रीमेंट्स void as being to as being opposed to public policy। ठीक है? ये एक और चीज है जो इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है, इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है? ये हो गया। तो हमें ये 10वें नंबर वाला टॉपिक भी कंप्लीट करना है, और साथ में तीसरे नंबर वाला टॉपिक जो हमारे बीच में छूट गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी हमें आज कंप्लीट करना है, ठीक है? इस क्लास में हमें ये दो टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले ये दो टॉपिक्स तो कंप्लीट कर लें। टाइम बचेगा तो नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो भी मैं आपको बताना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है? तो यहाँ तक अपन पहुंच जाए फटाक से, है ना? बहुत ही जल्दी ये चैप्टर भी अपन कंप्लीट करेंगे। काफी बढ़िया चैप्टर है ना? चलो, तो अपन आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपने देखे कि 3 क्लासिफिकेशन है। पहला तो है बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या होता है? एनफोर्सिबिलिटी का मतलब होता है क्या हम वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एनफोर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उसमें 6 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स आपको दिखेंगे, ठीक है? उसके बाद आता है बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, किस तरीके से वो फॉर्म किया गया है, उसका फॉर्मेशन क्या है। उसमें 3 तरीके के आ रहा है, ठीक है? फिर आता है बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है? परफॉर्मेंस का मतलब होता है क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है, किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, जा सकता है। तो उसमें 2 जगह से अपन ने क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है? तो ये हो गया। एक सेकेंड। तो ये 3 टाइप के अपने पास कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। चलो, अब अपन आते हैं अपने बुक पे, एंड लेट्स स्टार्ट विथ द क्लास। ओके, ये वाला ले लो, रेड पेन ही ले लेती हूँ, उसमें भी मैं। च- चलो 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 चलो, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहला आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। क्या हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स या कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को एनफोर्स कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले आता है आपका सबसे फेवरेट वर्ड, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? इस चैप्टर का सबसे फेवरेट वर्ड क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है? ये दो कंडीशंस थी, 1 और 2। तो इसकी डेफिनेशन भी क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है? एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? इफ इट हैज ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कब बनता है? जब उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के रहते हैं। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट
को लॉ भी एनफोर्स करवा सकता है, मतलब कोर्ट में जाके भी आप उसको एनफोर्स करवा सकते हो। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को आप कोर्ट में जाके भी एनफोर्स करा सकते हो। इलस्ट्रेशन दिया है कि एक्स ने वाई को ऑफर किया टू सप्लाई 10 bags ऑफ राइस फॉर 50,000, वाई अग्रीड फॉर इट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में अग्रीमेंट हुआ। क्या हुआ अग्रीमेंट, कि एक्स जो है वाई को सप्लाई करेगा 10 bags ऑफ राइस फॉर 50,000, वाई ने अग्री किया कि ठीक है ना। अब नाउ दिस इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। ठीक है, समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या उसमें कोई डिफिकल्टी है? आई डोंट थिंक सो। सेकेंड आता है वॉइड अग्रीमेंट। क्या मैंने आपको वॉइड एग्रीमेंट पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी? वॉइड एग्रीमेंट पढ़ाया है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं एग्रीमेंट, ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट विच इज नॉट enforceable by law is said to be void। ऐसे एग्रीमेंट जिसको लॉ के तहत एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता है, मतलब कि ऐसा आपने एग्रीमेंट कर लिया जो कि लॉ के हिसाब से भी गलत ही है। ठीक है, लॉ भी उसको एनफोर्स नहीं कराएगा। सच एग्रीमेंट डज नॉट कन्फर एनी राइट to any of the parties। ठीक है, समझना, does not confer any right to any of the parties to it, an agreement becomes void due to absence of one or more essentials। अच्छा, ये void agreement कैसे बन रहा है, क्योंकि इसमें जो essential elements to an agreement थे, ठीक है, essential element जो agreement के थे वो नहीं है इसमें। उसमें से कुछ नहीं, कोई एक भी नहीं है तो भी वो वॉइड माना जाएगा। सारे नहीं तो वॉइड माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट अपन ने पढ़ा है, उसमें अपन तीन चीजें पढ़ी थी सेक्शन 10 वाले में, कि एक माइनर के साथ नहीं कर सकते, अनसाउंड माइंड के साथ नहीं करते, एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ जो है, इन तीन लोगों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही इधर इलस्ट्रेशन में दिया है कि एक्स ने वाई को ऑफर किया। वाई कौन है, एक माइनर है। क्या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? असेंशियल एलिमेंट्स के खिलाफ है, नहीं कर सकते एग्रीमेंट, है ना। टू डिलीवर 100 bags ऑफ राइस, वाई अग्रीज बट फॉर डज नॉट पे सप्लाई द राइस। अब वाई ने एग्री कर लिया कि वो सप्लाई करेगा 100 bags ऑफ राइस, ठीक है, 50,000 के लिए। बट बाद में वाई ने क्या बोला कि अब नहीं कर सकता। यहाँ पे एक्स जो है वाई को जाके कोर्ट में नहीं लेके जा सकता कि भाई मैंने तो पैसा दे दिया, इसने तो मेरे को 5,000 100 बैग ऑफ राइस जो थे, 100 बोरियां जो थी चावल की, वो तो दी ही नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वाई एक माइनर था। वाई माइनर था और एक्स ने तब भी उसके साथ जाके एग्रीमेंट किया। उसने असेंशियल एलिमेंट्स के खिलाफ जाके उसके साथ एग्रीमेंट किया है, तो यहाँ पे एक्स जो है एनफोर्स नहीं करवा सकता। तो ये एग्रीमेंट ही वॉइड एग्रीमेंट हो गया, और ये स्टार्टिंग से वॉइड था क्योंकि स्टार्टिंग में से ही वाई एक माइनर था। जब स्टार्टिंग से कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वॉइड एब इनिशियो। क्या बोलते हैं? वॉइड एब इनिशियो। पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, हमने पढ़ाया था मैंने आपको, है ना। नेक्स्ट आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एबल, वॉइड एबल मतलब कर सकते हैं उसको void, ऐसा है। ठीक है, ये वॉइड एग्रीमेंट पूरी तरीके से नहीं है। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि वॉइड हो सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। ठीक है, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब लॉ में एनफोर्स कर रहे हैं इसको, एट द ऑप्शन। ऑप्शन किसका है? वन और मोर पार्टीज का देयर टू, बट नॉट ऑल द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दो पार्टीज हैं, यहाँ पे देखो, जैसे कि ये इलस्ट्रेशन दिया है, ए थ्रेटन्स बी टू मर्डर इफ ही डज नॉट सेल हिज लैंड फॉर 1 लाख। ठीक है, ए ने क्या किया? ए ने बी को थ्रेटन किया है मारने के लिए, कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? खत्म कर दूंगा बी को। ठीक है, बी को खत्म कर दूंगा अगर तुमने मुझे ये जो प्रॉपर्टी है तुम्हारी, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है तुम्हारी 1 लाख रुपए में अगर नहीं दी, तो बी मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ठीक है, बी ने ये बात मान ली। बी ने बोला कि ठीक है, मैं सेल कर दूंगा तुम्हारी प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए में, है ना। किस पे? थ्रेट पे। अब आपको पता है कि असेंशियल एलिमेंट क्या है, कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे असेंशियल एलिमेंट क्या आ रहा है? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कोई भी कोअर्शन, कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस से आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो ये फ्री कंसेंट यहाँ पे नहीं है, तो मतलब ये एक वॉइड एग्रीमेंट हो रहा है ना। इट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी रिजेक्टेड बाय बी। एक ही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बी रिजेक्ट कर सकता है। बी चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर भी सकता है कि हाँ मैं बेच दूंगा। बी चाहे तो ये ऑप्शन किसके पास है? बी के पास है।
ऑप्शन बी के पास है कि वो चाहे तो एक्सेप्ट कर ले इस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर वो चाहे तो रिजेक्ट कर ले इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये वॉइड एबल हो जाएगा। इट इज नॉट वॉइड फ्रॉम द स्टार्टिंग, बट इट इज वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, ठीक है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन द लॉ confers right on the agreed party either to reject the contract और टू एक्सेप्ट इट। मतलब क्या, लॉ ने एक ऑप्शन किसको दिया है, बी। बी कौन है, अग्रीव्ड पार्टी है। बी है अग्रीव्ड पार्टी, ठीक है। अग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन है कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर सकता है या तो रिजेक्ट कर सकता है। तो ये वॉइडेबल कैसे हुआ, एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, ठीक है। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन, समझना, वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? However, the contract continues to be valid and enforceable unless it is repudiated by the aggrieved party। मतलब कि जब तक ऑप्शन है बी के पास, एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, जब तक वो एक्सेप्ट कर रहा है तब तक वो क्या चलेगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। जैसे ही उसे रिजेक्ट किया तो क्या बन गया, वॉइडेबल, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है, वॉइड बन गया। मतलब मान लो कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बट इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। समझ आया कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस समझ में आ गया? अच्छा, वॉइड एग्रीमेंट पढ़ा था अपन ने, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही वॉइड हो चुका था, वॉइड एप इनिशियो था, है ना। अब आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। A void contract is a contract which ceases to be enforceable by law। ठीक है, सारी डेफिनेशन सेम है। एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट हो गया, वॉइड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट, वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो विच इज सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज वैलिड at the time of formation and binding on the parties but subsequently becomes void due to impossibility to perform is said to be void contract। मतलब कि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे तो वैलिड था, बट जैसे जैसे आगे बढ़ती गई कहानी, ये इस मोमेंट पे आके वॉइड हो गया, सब्सिक्वेंटली वॉइड हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया था तब तो वैलिड था स्टार्टिंग पॉइंट पे, बट आगे जाके वॉइड बन गया, तो मतलब अब ये क्या रहेगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाएगा, ठीक है। वो स्टार्टिंग में तो वैलिड था, सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली वॉइड हो गया, तो इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि एक्स एक फेमस सिंगर है, ठीक है, अग्रीज टू सिंग एन एल्बम फॉर अ म्यूजिकल कंपनी। उसने बोला कि वो टी सीरीज के लिए गाना गाएगा। कौन गाएगा, अरिजीत सिंह, ठीक है। टी सीरीज के लिए गाना गाएगा अरिजीत सिंह। उसने बोला कि मैं आपके साथ म्यूजिकल कंपनी, आपकी जो टी सीरीज है उसमें एक एल्बम गाने के लिए रेडी हूँ। अनफॉर्चुनेटली ही सफर्ड फ्रॉम थ्रोट कैंसर। अरे बाप रे, अरिजीत सिंह को नहीं होना चाहिए, गलत बोल दिया मैंने तो ठीक है, कुछ भी हो गया उसके साथ, उसके हाथ पैर टूट गए, उस टाइम पे एक्सीडेंट हो गया, उसके घर में किसी की कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो नहीं आ सकता, ठीक, कुछ भी हो सकता है। एंड वॉज नॉट अलाउड टू सिंग बाय द डॉक्टर, ठीक है। और किसी भी कंडीशन से उसको मना हो गया कि अभी वो गाना नहीं गा सकता, नहीं गा सकता। नाउ हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, ठीक है। एक्स गाना भी गा सकता है, म्यूजिकल कंपनी गाना रिकॉर्ड करवा सकती है, दोनों चीजें हो गई थी, अग्रीमेंट हो गया था। बट फ्यूचर में जाके ऐसी कंडीशंस बनी, कैसी कंडीशंस बन गई, ये कंडीशंस बनी है, ठीक है, ये कंडीशंस बनी। तो इस कंडीशन के चलते अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस जो थी वो नहीं हो सकती, परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। जब परफॉर्मेंस ही नहीं हो सकती तो उसको कैसे एनफोर्स करवाओगे आप, है ना। तो इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज वैलिड एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेशन बट सब्सिक्वेंटली बिकम वॉइड, ठीक है। फिर आता है अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, अभी अपन ने एनफोर्सेबल एनफोर्सेबल कितनी बार पढ़ा, विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, एनफोर्सिबल बाय लॉ। इसका क्या मतलब होता है, वेर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड in substance but becomes unenforceable due to some technical defect and cannot be enforced by law. It is called an enforceable contract. These contracts become enforceable when the technical defects, legal formalities are completed. मतलब क्या, कि वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट दिखने में सही लग रहा है, दिखने में सही लग रहा है, बट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी कंडीशंस डली हुई हैं, कुछ ऐसी लीगलिटीज हैं, कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो कि डिफेक्टिव है।
है ना? अगर आप वो डिफेक्ट्स ठीक कर लोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा। बट अगर वो डिफेक्ट्स ठीक नहीं हुए तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? अनएनफोर्सेबल। जैसे कि कोई भी एक आपने डीड बनाई जो पार्टनरशिप डीड होती है, ठीक है? पार्टनरशिप डीड पीडी जो है उस पे 1,000 रुपए का स्टैंप लगता है, ठीक है? 1,000 रुपए का स्टैंप लगता है। आपने 500 रुपए के स्टैंप पे पार्टनरशिप डीड छपवा ली, ठीक है? 500 रुपए के स्टैम्प पे मतलब आपने अंडर स्टैम्प किया, ठीक है? स्टैम्प ड्यूटी तो बहुत सीरियसली लेनी पड़ती है, ओके? तो आपको सही स्टैम्प करना पड़ेगा, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा या एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड हो पाएगा, है ना? आपने स्टैम्प जो था वो सही नहीं लगवाया, 500 रुपए का लगवाया, अभी 500 रुपए का और लगवाना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो ये अभी टेक्निकल डिफेक्ट आ गया, टेक्निकल डिफेक्ट। तो अभी जब तक वो 500 रुपए का ही स्टैम्प लगा हुआ है तब तक वो एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है? जैसे ही आपने 500 का और वहां पे स्टैंप लगवा दिया, एक और 500 का स्टैंप लगा के पीछे छपवा दिया उसके, है ना? उसके पीछे एक लगा दिया पन्ना 500 के स्टैंप का। तो वो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये जो अग्रीमेंट था, ये वापस एनफोर्सेबल हो जाएगा क्योंकि इसमें आपने स्टैंपिंग प्रॉपर कर दी है। तो टेक्निकल डिफेक्ट था, माइनर डिफेक्ट था, उसको आप ठीक कर सकते हो। अगर आपने ठीक कर लिया उस डिफेक्ट को तो वो सही हो गया, है ना? वो एनफोर्सेबल हो गया। अगर उस टेक्निकल डिफेक्ट को आपने ठीक नहीं किया तो वो अनएनफोर्सेबल ही रहेगा, ठीक है? तो वो गुड है, वो एग्रीमेंट सही है, ठीक है? एग्रीमेंट में वैसे कोई एसेंशियल एलिमेंट्स की गलती नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एसेंशियल एलिमेंट्स की कोई गलती नहीं है, ठीक है? कोई गलती नहीं है, बस वो टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से अनएनफोर्सेबल कहलाएगा। इलस्ट्रेशन भी यहाँ पे ये दिया कि ए ड्रॉज अ प्रोमिसरी नोट विथआउट स्टैम्प। अब ए ने बी को क्या दिया? एक प्रोमिसरी नोट दिया और स्टैम्प भी नहीं लगाया उसमें, तो ये एनफोर्सेबल नहीं है। बट आफ्टर 1 वीक ए कम्स टू नो अबाउट द मिस्टेक एंड स्टैम्प्स इट, देन इट बिकम्स एनफोर्सेबल, ठीक है? जैसे उसको गलती का पता चला कि उसने टेक्निकल डिफेक्ट किया है, उसने उसको ठीक कर दिया, तो वापस एनफोर्सेबल हो गया। आगे समझ में आते हैं अब अपन नेक्स्ट, विच इज लीगल इलीगल एग्रीमेंट, ठीक है? अब वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में यही डिफरेंस होता है कि वॉइड एग्रीमेंट किसी असेंशियल को आपने सही ढंग से नहीं कंप्लीट किया है, कंप्लाई नहीं किया है, तो वो वॉइड हो गया। इलीगल तो इलीगल ही है, मतलब काम ही आप इलीगल कर रहे हो। जहाँ लॉ में फॉरबिडन ही है वो काम करना, आप ड्रग्स की स्मगलिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्या वो वॉइड माना जाएगा कि वो इलीगल माना जाएगा? वो इलीगल माना जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि आपने माइनर के साथ किया है, कि आपके साथ गलत हो गया था, या आपने कोई जो एसेंशियल एलिमेंट्स है उसको ठीक से नहीं किया उसमें, है ना? समझा नहीं उसमें। वो उस वजह से नहीं हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि लॉ ने फॉरबिडन किया हुआ है, फ्रॉड है ये, ठीक है? फ्रॉड किया है, किसी के साथ स्कैम कर रहे हो आप, ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो कि देश के हित में ही नहीं है, देश के हित के खिलाफ काम कर रहे हो, टेररिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। क्या है ये? इलीगल एग्रीमेंट है, ठीक है? नाउ चलो इलीगल एग्रीमेंट को जरा अपन पढ़ ले। व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड द कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट, ऑब्जेक्ट समझ में आया? ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज के लिए वो एग्रीमेंट बन रहा है वो ऑब्जेक्ट हुआ उसका, ठीक है? एंड द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, क्या हो रहा है? अनलॉफुल, लॉ के खिलाफ जो चीज हो रही है, ठीक है? इट इज सेट टू बी एन इलीगल एग्रीमेंट, सच एन एग्रीमेंट इज वॉइड। अच्छा, सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, पर क्या सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल होते हैं? नहीं, नहीं, सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल नहीं होते हैं, दे आर नॉट इलीगल। ऑब्जेक्ट भले उनका सही है, एक्स और वाई ने एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किया कि एक्स जो है वो वाई को पैसा देगा 50,000 और वाई उसको 100 बोरी चावल सप्लाई करेगा, ठीक है? क्या ये अनलॉफुल है? नहीं। बट वाई एक माइनर है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना क्या होता है? वॉइड होता है ना? तो वो वॉइड है, बट वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, वो फ्रॉड के लिए नहीं कर रहे थे, वो तो सप्लाई करने के लिए कर रहे थे ना। तो वो इलीगल नहीं हुआ, बट वो वॉइड हुआ। तो सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल नहीं होते, पर सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। लिखना है कहीं पे तो लिख भी लो इसको, यहाँ पे एक्चुअली कहीं लिखा भी होगा। एंड illegal agreements are void because an illegal agreement is not enforceable by law, but all void agreements are not illegal। इस लाइन को इस लाइन को आप मार्क कर लो, ठीक है? इस लाइन को मार्क कर लो, ठीक है? दिस इज बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ एवरी वॉइड एग्रीमेंट इज अनलॉफुल। ये क्यों होता है? क्योंकि सारे वॉइड एग्रीमेंट्स की जो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल नहीं होते हैं। बट इलीगल इलीगल एग्रीमेंट्स का यही है कि उसका जो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या है? अनलॉफुल है। क्या है? अनलॉफुल है ना?
सच एन एग्रीमेंट इज void. The object in consideration is said to be unlawful. कैसे होता है? कैसे अपन बोलेंगे कि ये इलीगल एग्रीमेंट है? जब वो क्या हो, यार दिख नहीं रहा। हाँ, जब वो क्या हो, फॉरबिडन बाय लॉ। लॉ ने ही उसको फॉरबिड करके रखा है कि ऐसे काम नहीं करना है। लॉ के हिसाब से ही वो गलत काम है। ठीक है। इफ परमिटेड इट वुल डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अगर परमिट कर दिया गया तो इट विल डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। अगर एक लॉ में उसको परमिट कर दिया तो वो दूसरे लॉ को डिफीट कर रहा है, दूसरे लॉ के पर्पस को क्या कर रहा है, डिफीट कर रहा है। ठीक है। तीसरा हो गया, इट इज फ्रॉड्यूलेंट। फ्रॉड्यूलेंट नेचर का है तो कर नहीं सकते। इट involves or implies injury to a person or property of another। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, किसी और पर्सन या किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी पे इंजुरी या डैमेजेस होने के चांसेस हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट गलत है। एंड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स द कोर्ट रिगार्ड्स एज इमोरल। इमोरल मतलब कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि देश के लिए गलत है, देश के लिए नहीं, जो सोसाइटी के लिए इमोरल है। ठीक है, सोसाइटी में ही वो चीज गलत मानी जा रही है। जैसे कि जैसे कि बोल सकते हैं अपन, अ, हाँ, सोसाइटी के लिए ये हो सकता है कि फीमेल्स को काम करने का यहाँ पे इस कंपनी में फीमेल्स को काम नहीं करने देंगे। फीमेल्स को काम नहीं करने देंगे, क्यों? क्योंकि अ, हम ये बिलीव करते हैं कि फीमेल्स का काम सिर्फ घर में ही होता है, वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती। इट इज इमोरल टू द सोसाइटी। ठीक है। तो इट और लास्ट है सॉरी, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। मतलब पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, देश की जो पब्लिक पॉलिसी है उसके खिलाफ है कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपके पास छह छह पॉइंट्स है। छह पॉइंट्स में अगर आता है वो कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से किसी में भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आता है, ठीक है, और के कंडीशंस है। ये ऐसा नहीं कि सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तब जाके वो इलीगल बनेगा। कोई एक भी कंडीशन आ गई उसमें कि वो फॉरबिडन बाय लॉ है, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, इमोरल है, या फिर इट विल प्रोवाइड इंजुरी टू पर्सन और अदर पर्सन प्रॉपर्टी, है ना। एंड अगर परमिट कर दिया तो किसी और लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर देगा वो, है ना। तो अगर ये छह चीजें आ रही हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, इलीगल एग्रीमेंट बना जाएगा। एंड इट इज, अरे यार सॉरी, हाँ, इट इज पनिशेबल बाय लॉ एंड आर वॉइड एब इनिशियो। लॉ में पनिशेबल भी होते हैं और वॉइड एब इनिशियो भी रहता है। मतलब कि वॉइड स्टार्टिंग से ही हो चुका है क्योंकि फॉरबिडन बाय लॉ था, मॉल पॉलिसी खिलाफ था, पब्लिक पॉलिसी खिलाफ था, फ्रॉड्यूलेंट था। ठीक है। इट विल इम्प्लाई और इम्प्लाइज इंजुरी टू अ पर्सन और अदर पर्सन प्रॉपर्टी, है ना। इट इज परमिटेड इट विल डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। ठीक है। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स पनिशेबल भी होता है। ओके। जो वॉइड सारे वॉइड एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स पनिशेबल नहीं होते क्योंकि वो इलीगल नहीं है। जैसे ही वो इलीगल बन गए तो वो पनिशेबल हो जाते। समझ में आया? यहाँ पे एक वॉइडेबल और इलीगल एग्रीमेंट का दिया हुआ एक वेन डायग्राम कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड अनलेस रेप्यूडेटेड। मतलब कि जब तक वो वैलिड है, जब तक एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी, जैसे ही अग्रीव पार्टी रिजेक्ट कर दिया तो वॉइड हो जाते हैं। अगर वो रिजेक्ट नहीं करता तो वैलिड ही माने जाते हैं। भाई वॉइड एग्रीमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है। देखो ये जो गोला बना है ना, वॉइड एग्रीमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है। ओके। वॉइड एग्रीमेंट के अंतर्गत आता है इलीगल, वॉइड के अंतर्गत आता है इलीगल। ठीक है। इलीगल के अंदर वॉइड नहीं आता है। मतलब सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल नहीं होते एंड सारे इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। समझ में आया? ये बात समझ में आई? क्योंकि इलीगल एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट के अंदर आता है। ओके। तो इलीगल एग्रीमेंट तो वॉइड है पर सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल नहीं होते हैं। समझ आ गया? ओके। चलो आगे बढ़े। अच्छा, हमने एनफोर्सेबिलिटी में छह पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े थे? एक तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये तीन हो गया। उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इलीगल एग्रीमेंट होता है और अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। सब हो गया, पढ़ लिया अपने सारे। चलो आगे बढ़े। लर्न भी हो गया ना। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस तीन होते, फॉर्मेशन तीन होते हैं।
किस तरीके से उसको फॉर्म किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से फॉर्म किया गया था। तो कॉन्ट्रैक्ट को हमने यहाँ पे 3 तरीके से फॉर्मेशन में बाँटा हुआ है। पहला होता है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड होता है इम्प्लाइड और थर्ड होता है कॉज़ी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑलरेडी आपको मालूम है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि दोनों ने जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो ए और बी थे, कौन है? ए और बी जो थे, उन दोनों ने बातचीत कर ली है, एक दूसरे से टर्म्स शेयर कर लिए हैं, बातचीत कर ली एंड टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड। दोनों ने अपने अपने टर्म्स जो थे कॉन्ट्रैक्ट के वो एक्सप्रेसली बता दिए हैं, या तो रिटर्न फॉर्म में, ठीक है, या तो वर्बल या स्पोकन फॉर्म में, ठीक है, दोनों को एक दूसरे ने एक्सप्रेस कर दिया है रिटर्न एक्सप्रेस फॉर्म में एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, तो वो क्या हो गया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, यही चीज यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, पढ़ लेना। फिर आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, अरे यार ये कहाँ चला था, हाँ, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज inferred from the acts or conducts of the party or the circumstances of the case where a proposal and acceptance is made otherwise than in words, it is said to be an implied contract। पहले ही पढ़ा है मैंने कि वो बस वाला एग्जांपल दिया था ना, कि बस चल रही है, आप उसमें जाके बैठ गए, तो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है कि आप बस जहां जा रही है, जिस डेस्टिनेशन पे जा रही है, वो जहां वहां पे जाके आपको छोड़ देगी, है ना। ना बस कंडक्टर ने, वो बस ड्राइवर ने आपसे आके बात करी, ना आपने बस ड्राइवर से जाके बात करी। एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उनके पैसेंजर्स और बस ओनर के बीच में, ठीक है। पैसेंजर्स और बस ओनर के बीच में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि आपने अपने एक्ट से बता दिया कि मुझे इस बस से उसी जगह पे जाना है जिस जगह पे ये बस जा रही है, इसलिए मैं इस बस में आके बैठा हूँ। आके पूछना नहीं पड़ेगा कि आपको इंदौर जाना है, अरे बस इंदौर ही जा रही है, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा ना। कहाँ जाओगे, इंदौर नहीं, दिल्ली जाओगे क्या? नहीं। तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जहाँ पे आप अपने एक्ट्स, अपने बिहेवियर से एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो, जहाँ पे एक्सप्रेसली आप बोल नहीं रहे हो बट वहां कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। फिर आता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉजी कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने नहीं समझा अभी तक, ठीक है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझा है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की वजह से। मतलब क्या है चलो एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने एक लैपटॉप ऑर्डर किया अमेज़न से, ठीक है, अमेज़न से। नहीं चलो अमेज़न से नहीं किया, वो जो कंपनी है ना, अम, उम, कौन सी, कैशिफाई, कैशिफाई से मैंने एक लैपटॉप ऑर्डर किया, ठीक है। अब वो जब लैपटॉप डिलीवर होना था, वो डिलीवर मुझे नहीं हुआ, मेरे 4 घर आगे छोड़ के किसी को डिलीवर हो गया, ठीक है। किसी को डिलीवर हो गया, उसने ले भी लिया, उसने मेरी डिलीवरी ले भी ली। अब वो मेरे पास डिलीवरी तो आई नहीं है, वो उसके पास आई है। तो कायदे से उसको क्या करना चाहिए, जो 4 घर छोड़ के इंसान रहता है जिसके पास मेरा लैपटॉप गलती से डिलीवर हो चुका है, गलती से, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, मॉरली तो उसको ये करना चाहिए कि उससे जिस जो एड्रेस लिखा है उस पे सही जगह पहुंचा देना चाहिए, ठीक है। बट क्या लोग मॉरल होते हैं? कुछ लोग होते हैं यार, मतलब कुछ नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमोरल है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो गलतियां कर देते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है। अब जो गलती कुरियर वाले के साथ हुई है, उसको वो कौन ठीक कर रहा है? कौन ठीक कर रहा है? वो इंसान जो अ, वो इंसान जो 4 घर छोड़ के रह रहा है मुझसे, है ना। तो उसने इक्विटी और मॉडल की वजह से, ठीक है, क्या किया, क्या किया, उसने जाके, उसने लेके आया मेरे पास लैपटॉप और उसने मेरे को लैपटॉप दे दिया। तो एक कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बना है मेरा और उसके बीच में। वो भी बना है किस पे? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे, ठीक है। कि उस पे एक वो आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ठीक है, एक लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज हो गया उस पार्टी पे कि अब उसको वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। जो मिस्टेक से उसके पास डिलीवरी हो चुकी है उसको वो सही करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? बाय लॉ क्रिएट होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। देयर इज नो इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पार्टी का कोई इंटेंशन नहीं, ना मेरा ना उसका, कोई इंटेंशन नहीं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट में आना है, ठीक है। बट एक लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है विच इज इम्पोज ऑन अ पार्टी एंड इज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म। बट उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, एक लीगल ऑब्लिगेशन आ गई कि उसको अपना पार्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। उसको वो डिलीवरी मेरे तक पहुंचानी पड़ेगी।
A quasi contract is based on a principle that a person shall not be allowed to enrich himself at the cost of another. Thus, quasi contract is a contract imposed by law. मतलब क्या है? quasi contract किस प्रिंसिपल बना है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन इज नॉट अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। मतलब मैं दूसरे के कॉस्ट पे खुद का बेनिफिट नहीं देख सकती। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है कि आप लोग अपने लाइफ में भी ले आओ कि दूसरों के साथ गलत करके खुद का बेनिफिट कभी मत करना, खुद का एडवांटेज मत करना। ठीक है, दैट इज इमोरल थिंग टू डू एंड दैट इज इनह्यूमन थिंग टू डू। ठीक है, कि आप दूसरों के साथ गलत करके खुद का बेनिफिट कर रहे हो, खुद का एडवांटेज कर रहे हो, तो वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के खिलाफ होता है। इसी प्रिंसिपल पे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बना है। इसी प्रिंसिपल पे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बना है। क्या समझ में आया कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में सिर्फ दो आ रहे हैं, एक एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। दोनों पढ़े हैं हमने। क्या दोनों पढ़े हैं हमने? समझाया तो मैंने है कभी आपको ये चीज, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है परफॉर्म करना कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें आते हैं एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, व्हेन बोथ पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैव परफॉर्म्ड द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस एंड नथिंग रिमेन्स टू बी परफॉर्म्ड, इट इज सेड टू बी एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है? दोनों पार्टीज ने अपना जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन था, ए ने बी को बोला, ए ने बी को बोला मैं तुम्हें दूंगा 1 लाख रुपए। बी ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें कार सेल कर दूंगा। इसने अपनी कार दे दी, इसने 1 लाख रुपए दे दिए, दोनों की ऑब्लिगेशंस खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया एग्जीक्यूट। है ना? तो इसको बोल दिया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर दिए। एग्जीक्यूटिव क्या है? जहाँ पे एक या दोनों पार्टीज ने ही अपना काम अभी तक नहीं किया है और फ्यूचर में वो ऑब्लिगेशन कंप्लीट करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो वो एग्जीक्यूटरी हो गया, जो होने वाला है। ठीक है, एग्जीक्यूटेड जो हो चुका है, एग्जीक्यूटरी जो होने वाला। ठीक है, वो यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है। मतलब क्या है? यूनिलैटरल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट विच ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन after formation of the contract and the other party has fulfilled that obligation at the time of contract or before the contract comes into existence। मतलब क्या है? मान लो कि एक सिंगर के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैंने उसी टाइम उसको 5 लाख रुपए दे दिए कि ये आपका 5 लाख रुपए है, आपको फ्राइडे को आके मेरे घर पे परफॉर्म करना है। ठीक है, या मेरी पार्टी परफॉर्म करना है। तो मेरे साइड से मेरी ऑब्लिगेशन जो उसको पैसे देने की थी वो खत्म हो चुकी, बट सिंगर की ऑब्लिगेशन है कि वो फ्राइडे को आएगा और मेरे घर पे आई पार्टी में गाना गाएगा। ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस अभी बाकी है ना? तो वो हो गया यूनिलेटरल, जहाँ पे एक पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस कंप्लीट कर लिया है, दूसरे पार्टी का परफॉर्मेंस अभी बाकी है, दैट इज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच a contract in which the obligation of both the parties to the contract is outstanding. Bilateral contracts are also known as contract with executory conditions। मतलब क्या? कि दोनों ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, अपना परफॉर्म नहीं किया। मान लो मैंने सिंगर को हायर किया था। ठीक है, मैंने अभी 5 लाख में से सिर्फ उसको 50,000 रुपए दिए और एडवांस दे दिया, बोल दिया कि आप फ्राइडे को आके गाना गाइएगा। क्या मेरा वही तरीके से ऑब्लिगेशन खत्म हो चुका है? नहीं, मुझे 4.5 लाख रुपए भी और देने हैं। ठीक है, क्या सिंगर ने परफॉर्मेंस कर दी है? नहीं, वो कब होगा? फ्राइडे को। तो वो एग्जीक्यूटरी हो गया, वो दोनों साइड से ही एग्जीक्यूटरी हो गया। ठीक है, दोनों साइड से कंसिडरेशन अभी रिमेनिंग है। उसने भी परफॉर्मेंस नहीं दी, मैंने ही पैसा नहीं दिया पूरी तरीके से, तो ये बायलैटरल हो गया। बाय का मतलब होता है टू, यूनी का मतलब होता है वन, है ना? तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया एग्जीक्यूटरी में। समझ में आया? चलो एक बार ना अपन ऐसे ही लर्न करते हैं। ठीक है, लर्न कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 टाइप के हैं। पहला तो है on the basis of enforceability, on the basis of performance, and on the basis of formation। ठीक है, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। तो तीन यहाँ पे, एक मिनट, चलते हैं अपन यहाँ पे अपने नोट्स में। नहीं, ये रहा, एक सेकंड, यहाँ पे लिखती हूँ।
हाँ चलो यही लिख देती हूँ, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन कितने टाइप में हो रहा है? क्लासिफिकेशन हो रहा है मेरा 3 टाइप में। एक तो एनफोर्सेबिलिटी के टाइप में, एक हो रहा है फॉर्मेशन पे, और एक हो रहा है परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ठीक है। एनफोर्सेबिलिटी में 6 पढ़े, फॉर्मेशन में अपन ने 3 पढ़े, और परफॉर्मेंस में अपन ने 2 पढ़े। एनफोर्सेबिलिटी में क्या था? एक तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट क्या था? इलीगल अग्रीमेंट्स, ठीक है। 6 पढ़ लिए थे। 3 कौन से थे फॉर्मेशन में? एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और परफॉर्मेंस में 2 थे, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, और इसके 2 थे, यूनिलेटरल और बायलैटरल। समझ में आ गया? लर्न हो गया? लर्न हो गया। इसी तरीके से आपको लर्न करनी हर चीज है, इसी तरीके से लर्न करनी है। ओके, पहले पढ़ लो, उसको थोड़ा सा बुक बंद करके फिर देखो कि कितना मेरे को याद है, कितना मेरे को याद है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और आगे कहाँ बढ़ना है हमको? आगे बढ़ना है हमें, यहाँ कहाँ गया मैं चैप्टर, ये रहा। हम्म, आगे बढ़ना है हमको, हमारा जो टॉपिक एक बीच का रह गया था, उस टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है, बिफोर गोइंग टू डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। हाँ, कहाँ पे थे? यहाँ पे है ना, हाँ। agreement as agreement void as being opposed to public policy। बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ी चीज कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, बड़ी चीज कुछ भी नहीं है इसमें। यार ये बोल रहे हैं कि एग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड हो गए क्योंकि दे आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अभी अपन ने वो चीज पढ़ी थी, इलीगल एग्रीमेंट्स में आया था कि ऐसी चीजें, ऐसे एग्रीमेंट्स विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अपन उनको बोल देते हैं क्या? इलीगल एग्रीमेंट्स, है ना। तो जो ये हेड है पब्लिक पॉलिसी का, ये काफी वाइड हेड है, ठीक है। यहाँ बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि यहाँ पे 2 केस लॉस आपको दिए हैं। लेट्स रीड द केस लॉस फर्स्ट। The doctrine should not be extended beyond already recognized categories. Even if courts evolve a new head of public policy, it should be done only under extraordinary circumstances involving considerable harm to society. सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं, पब्लिक पॉलिसी का हेड है, वो कोर्ट इवॉल्व करता रहता है, कोर्ट इवॉल्व करता रहता है। तो हमको जो भी ऐसी पॉलिसी, जो भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो कि सोसाइटी को हार्म करता है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स करने ही नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स करने ही नहीं चाहिए। द हेड पब्लिक पॉलिसी कवर्स अ वाइड रेंज। एग्रीमेंट्स में ऑफेंड पब्लिक पॉलिसी बाय प्रीजुडाइसिंग द स्टेट इन टाइम्स ऑफ वॉर। मतलब कि वॉर का स्टेट है, मतलब कि इंडिया का वॉर चल रहा पाकिस्तान के साथ, और हमने पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कुछ इंपोर्ट करने का या एक्सपोर्ट करने का, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वॉइड है क्योंकि उस टाइम वॉर चल रही है। उस टाइम क्या चल रही है? वॉर। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए इंडिया का वॉर चल रहा है, यूएसए के साथ हमारे साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान के साथ नहीं होंगे, यूएसए के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उस टाइम के लिए वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द हो जाएंगे बिकॉज दे आर वॉइड एज बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आप अपने एनिमी स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट विच इज अब्यूजिंग द जस्टिस, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो जस्टिस के खिलाफ है, ठीक है। विच इज इम्पोजिंग अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज, मतलब कि शादी के ऊपर, ठीक है, मैरिज रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके ऊपर। अच्छा ये चीज का ना एक रुको 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 रुको, उसमें आपके सीएस, आपके जो सिलेबस नहीं, आपके जो मॉड्यूल है ना, उसमें एक बहुत अच्छे तरीके से ही दिया हुआ है। मैं आपको वहां पे लेके चलती हूँ, वहां से पढ़ाती हूँ। यहाँ पे 5 टाइप के पब्लिक पॉलिसी दी है। अगर उसको उसको रेस्ट्रेन करते हैं तब जाके वो जो एग्रीमेंट है वॉइड माना जाता है। चलो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको पहले तो। हम्म, हाँ,
कहाँ पहुंचे हम? अच्छा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में है। ये आ गया। हाँ, यहाँ पे ना आपको ये तीन टाइप के, अच्छा यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊंगी, ये तीन टाइप के, ये दिख रहा है आपको जो है ना, तीन टाइप के agreement in restraint of parental rights, agreement of restraint trade, agreement and restraint of marriage, and agreement and restraint of personal freedom are void, मैरिज ब्रोकरेज और ब्रोकरेज एग्रीमेंट। ये जो पांच टाइप के एग्रीमेंट्स हैं, अगर ये पांच टाइप के एग्रीमेंट्स करोगे तो ये क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, बट दे आर नॉट इलीगल। ठीक है, इनको इलीगल नहीं माना जाएगा, बट ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ठीक है, एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स, ऐसा कोई एग्रीमेंट करो जिसमें आपके आपने जो पेरेंटल राइट्स है उसको रेस्ट्रेन करा जा रहा है। ठीक है, पेरेंटल राइट्स जो है उसको रेस्ट्रेन करा जा रहा है, तो दीज एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट नॉट इलीगल। ठीक है, एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, आपने किसी के ऊपर ऐसा एग्रीमेंट किया किसी के साथ कि वो ये काम नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? फ्रीडम ऑफ ट्रेड सबको है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड सबको है, तो आप किसी के ऊपर रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो वो क्या हुआ, वॉइड हुआ, इलीगल नहीं हुआ। एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, आपको जिससे शादी करनी है आप कर सकते हो, अपने टर्म्स पे कर सकते हो। ठीक है, तो किसी के ऊपर ये एग्रीमेंट नहीं डाला जा सकता कि उसको शादी करने से रोका जाए या कुछ ऐसे कंडीशंस लगाया जाए जिससे शादी हो नहीं पा रही है, तो दैट इज वॉइड बट नॉट इलीगल। तो तीन पढ़ा, ट्रेड के बारे में, पेरेंटल राइट के बारे में और मैरिज के बारे में। दोनों में रेस्ट्रेंट अगर आ रहा है, ऐसे कोई एग्रीमेंट हो जहाँ पे रेस्ट्रेंट किया जा रहा है वो करने से, तो वो तीनों चीजें क्या है, तीनों चीजें क्या है, वॉइड है, इलीगल नहीं है। तीनों एग्रीमेंट्स क्या है, वॉइड है पर इलीगल नहीं, क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। ठीक है, फिर आता है एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल फ्रीडम आर वॉइड, मतलब कि पर्सनल फ्रीडम, किसी को बांध दी, किसी को बंद कर दिया है, किडनैप कर लिया है। ठीक है, किडनैप कर लिया, किसी को कहीं से जाने ही दे रहे, एक जगह पे रेस्ट्रेन कर लिया है, तो उसकी पर्सनल फ्रीडम को रेस्ट्रेन करना कहलाता है। हाँ, तो वो उसकी पर्सनल फ्रीडम को रेस्ट्रेन करना कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्सनल फ्रीडम को रेस्ट्रेन नहीं कर सकते हो, तो वो एग्रीमेंट्स भी वॉइड है, इलीगल नहीं है। ठीक है, फिर आता है एग्रीमेंट, मैरिज ब्रोकरेज और ब्रोकरेज एग्रीमेंट। ठीक है, मैरिज ब्रोकरेज के बारे में बता रहे हैं कि आप मैरिज तोड़ने के लिए एग्रीमेंट्स कर रहे हो, ऐसे एग्रीमेंट्स कि अभी हम 3 साल तक शादी करेंगे, उसके बाद अपने आप शादी टूट जाएगी, ऐसे कोई एग्रीमेंट्स होते ही नहीं है, ये पब्लिक पॉलिसी खिलाफ है, ऐसे आप एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट्स क्या है, वॉइड है, इलीगल नहीं है। तो पांच टाइप के अपन एग्रीमेंट्स पढ़े पब्लिक पॉलिसी के ऊपर। तो चाहो तो इनको यहाँ बुक में भी, मेरे नोट्स में कहीं लिख सकते हो आप। ठीक है, शायद यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है इसको, यहाँ पे कवर नहीं किया, कैसे नहीं हुआ है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे आप ये लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी आप, यहाँ बाजू में जगह है खाली, यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो कि एग्रीमेंट्स वॉइड है एज बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बट पब्लिक पॉलिसी उसमें भी आती है, इलीगल एग्रीमेंट्स में भी ये आता है कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है तो वो इलीगल माना जाएगा। बट ये जो एग्रीमेंट, जो यहाँ पे मैंने आपको पांच एग्रीमेंट्स पढ़ा है, ये वॉइड है पर ये इलीगल नहीं है, क्योंकि दोनों ही पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। ठीक है, चलो अब अपन यहाँ रुकते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, और फिर नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास डिस्चार्ज एंड टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, डिस्चार्ज एंड टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड इसको अपन खत्म करेंगे, अपन पूरा जो डिस्चार्ज वाला है ना, कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है, इसको अपन पूरा पढ़ेंगे, यहाँ तक का है। फिर इंडेमनिटी नहीं, यहाँ पे हाँ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, फिर इंडेमनिटी ऑफ गारंटी आ जाएगा। तो पेज नंबर 14 तक अपन कंप्लीट कर लेंगे, 27 पेजेस का चैप्टर है। पेज नंबर 14 तक अपन नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर 14 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो उसके बाद तीन क्लासेस में और अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे, और अपना कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर अपन स्टार्ट करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।